नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्त, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं भाई? जल्दी से एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे। जय मां सरस्वती, अमन वर्मा, महेश वी गोरे, अमित, पवन, विनीत, हिमांशु, जतिन, विशाल, आरती, गोस्वामी, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे बच्चों। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। राजन शुक्ला, शिवम सिंह, नमस्ते भाई, नमस्ते। सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। तो सब लोग अच्छे हैं। नितिन वर्मा, मैं अच्छा हूँ प्यारे बच्चे, आप भी अच्छे होंगे। मनीषा शेखावत, नमस्ते। एमडी सोएब खान, नमस्ते, राधे राधे, गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चे। गौरव, स्वामी, कृष्णा, विश्वास, अंकित शर्मा, राम राम। बादल पांडे, अजिया कुमार, नमस्ते, नमस्कार। 17 सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छा है बेटा, अभी दिक्कत कुछ नहीं है, अभी तो आप आराम से बहुत सारे कर दोगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्तनी। और देखो, वर्तनी में आपको बहुत साधारण तरह से मैं धीरे धीरे सारी चीजों को समझाऊंगा। जल्दबाजी में कोई भी गलत की तरफ मत जाना, ठीक है। बेसिक सी बात तो क्या होती है, देखो, वर्तनी में हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, है ना बच्चों। तो कहते हैं ना, जैसा हम पीते हैं पानी वैसी हो जाती है हमारी वाणी, ठीक है। जैसा खाते हैं हम, ऐसा हो जाता है हमारा मन। तो हमें वह सारी चीजें ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, कि हमें किस तरह से मात्राओं का ध्यान रखना है, ठीक है। वेरी गुड। आइए बच्चे, तो हेडिंग डालेंगे सभी मेरे प्यारे साथी, वर्तनी। वर्तनी कहते किसको हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए, है ना बेटा। वर्तनी किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा, इसकी सिंपल सी परिभाषा लिख लीजिएगा। सिंपल सी परिभाषा लिख लीजिएगा। शब्दों को बोलने व लिखने का ज्ञान वर्तनी कहलाता है। लिख देंगे बच्चों। लिखेंगे शब्दों को बोलने व लिखने का ज्ञान, बोलने व लिखने का ज्ञान, लिखने का ज्ञान वर्तनी कहलाता है। वर्तनी कहलाता है, ठीक है। शब्दों को बोलने व लिखने का ज्ञान क्या कहलाता है बेटा? वर्तनी कहलाता है। शब्दों को बोलना आना चाहिए और शब्दों को लिखना आना चाहिए, बस, ठीक है। ठीक है दयानगा कुमारी, बेटा क्लास नहीं चल रहा है, फिर आप कमेंट कैसे कर रहे हैं? लव यू फॉर महाराष्ट्र से अनुराग प्रताप जी। चलो, तो बच्चों, सबसे पहले आपको मात्राओं का ज्ञान कैसे होगा? आपको ये बात अच्छे से पता है, हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं बेटा? वर्णमाला में कुल वर्ण जो है बेटा, इस समय, पहले 52 थे लेकिन इस समय कितने हो गए हैं? 53 वर्ण है ना। अब 53 वर्णों में से जो हमारा एक विशिष्ट वर्ण अभी जोड़ा गया था अगस्त में, उसका प्रयोग अभी कहीं आपको नहीं मिल रहा है वैसे, है ना। लेकिन हमको ये 52 वर्ण तो अपने जो पुराने वाले हैं उनका ज्ञान तो होना ही चाहिए कि हमें कहां किसको बोलना है, ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको स्वरों का पता होना चाहिए कि भी स्वर हमारे हैं। स्वर से ही बेटा हर वर्ण की आवाज होती है। जिस वर्ण के अंदर, व्यंजन वर्ण के अंदर स्वर नहीं होता, उसकी कोई अपनी ध्वनि नहीं होती। तो बच्चों, आपको पता है 11 स्वर हैं हमारे। कितने स्वर हैं बेटा? 11, जिसमें आप ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे ऋषि, ए से एड़ी, प्यारे बच्चे आई से एनक, ओ से ओखली और औ से औरत आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन बेटा एक बात और पता होनी चाहिए, जो हमारा ए होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, अमात्रिक होता है। ये उदासीन वर्ण है बेटा, ये सभी के अंदर मिलेगा आपको, सभी आवाजों के अंदर।
ये उदासीन होता है, सबके अंदर होता है, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, आवाज सबके अंदर इसकी विराजमान होती है। तो ए की आवाज आप जानते हैं बेटा आ होती है, इस तरह से आप लगाते हैं इस मात्रा को। ठीक है, छोटी ई की मात्रा बेटा आप उल्टे हाथ को चढ़ाते हैं, बड़ी ई की मात्रा आप सीधे हाथ की तरफ चढ़ाते हैं। ठीक है ना, ऐसे। और मेरे प्यारे बच्चे, छोटे ऊ की मात्रा भी आप उल्टे हाथ की तरफ चढ़ाते हैं। ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा आप सीधे हाथ की तरफ चढ़ाते हैं। रे ऋषि जो हमारा ये वर्ण होता है बेटा, इसकी मात्रा ये वाली होती है, इस प्रकार। और ये संस्कृत भाषा का स्वर होता है। किसका होता है बच्चों? ये संस्कृत भाषा का स्वर है, ये भी याद रखना। हिंदी में हमने इसे प्रयोग की दृष्टि से जोड़ लिया है ना। एक की जो मात्रा होती है बच्चों, वो आपको पता ऐसे चढ़ती है एक, और ये आई की जो मात्रा होती है वो दो होती है बच्चों, दो। ठीक है, और ओ की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं हम, औ की मात्रा इस प्रकार लगाते हैं। ठीक है, तो हमारी इन मात्राओं का ज्ञान आपको होना जरूरी है। 15 आपको ये सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है। ठीक है मेरे बच्चों, फिर बेटा हम आगे जो पढ़ते हैं, दो होते हैं हमारे अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह, उनका प्रयोग भी आपको मिलेगा। अयोगवाह वर्ण भी हमारे वर्तनी में काम आते हैं। कौन कौन से होते हैं? अंगा और प्यारे बच्चों अहा। और इस अंगा में से ही एक आवाज हमारी अनुनासिक होती है, जो नाक और मुंह दोनों से आती है, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं आप। इसकी आवाज केवल नाक से बाहर आती है, इसकी आवाज बच्चों चंद्र बिंदु होती है, नाक प्लस मुंह दोनों के साथ बाहर निकलती है ना, चंद्र बिंदु वाली। ये बात आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर हम आगे चलते हैं, तो हमारे आपको पता होगा बेटा व्यंजन वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण जो होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उनकी संख्या प्यारे बच्चों 25 तो होते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन, 25 तो होते हैं आपके स्पर्शी व्यंजन। जो कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जो बेटा के, खे, गे, घे और अंगा। फिर चे, छे, जे, छे और बेटा अइया। टे, ठे, डे, ढे और बेटा अणे। फिर होता है ते, थे, दे, धे और बच्चों ने। फिर प्यारे बच्चों पे, फे, बे, भे और बेटा मैं। तो ये कुल मिलाकर 25 स्पर्शी वर्ण आपको ये भी याद रखने होते हैं। और इन्हीं में से दो ध्वनियां ऐसी हैं जिनके नीचे हम ताड़नजात लगा देते हैं बच्चों, तो वो दो रूप ध्वनियां और धारण कर लेती हैं। वो होती है मेरे बच्चों उत्क्षिप्त ध्वनि, उत्क्षिप्त, या बच्चों उन्हें हम द्विगुण कहते हैं, उत्क्षिप्त या द्विगुण ध्वनि। ठीक है, जिन्हें प्यारे बच्चों हम ताड़नजात का नाम भी देते हैं, ताड़नजात का नाम भी। जो कौन कौन सी होती हैं? ये वाली। ठीक है, ये दो ध्वनि होती है बेटा जिनके नीचे हम ताड़नजात लगाए रखते हैं, याद रखना। और फिर प्यारे साथी आपको और भी हमारी 4 ध्वनि होती हैं। जो 4 ध्वनि है वो है बेटा अंतस्थ ध्वनि। जो कौन सी है मेरे बच्चों? ये, रे, ले और वे। 4 ध्वनि ये हो गई। 4 बच्चों आपको संघर्षी ध्वनि मिलती हैं। अब भाई इनका सभी का यार ज्ञान रखना पड़ता है मेरे बच्चों, क्योंकि भाई जो शब्द लिखा जाएगा उसमें कहीं भी किसी का प्रयोग किया जा सकता है ना। तो बच्चों जैसे हमारी शे, से और है, तो ये होती है बेटा 4 ध्वनि। और 4 ध्वनि होती है हमारी संयुक्त, संयुक्त ध्वनि। जो कौन सी है बेटा? 6 क्षत्रिय होता है, त्रे त्रे, गे ज्ञानी और शे श्रेय, है ना, जो 2 ध्वनियों के योग से बनती हैं। तो इन्हें मिलाकर के कुल हमारी 52 ध्वनियां हो जाती हैं। लेकिन एक विशिष्ट ध्वनि और आई है बेटा, विशिष्ट ध्वनि है जो होती है प्यारे बच्चों इस प्रकार। बच्चों एक हमारी ध्वनि और बनी है, ये विशिष्ट ध्वनि है। ठीक है, इसे भी जोड़ा गया है। 52 और प्लस एक ये विशिष्ट ध्वनि, कुल मिलाकर के हमारी 53 ध्वनियां वर्तमान में हो गई हैं। वर्णमाला में वर्तमान
में वर्तमान ध्वनि तड़ेपन है। ये बात आपको याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों, यहां तक की बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। इसमें आपको अच्छे से ज्ञान ही रखना होगा, इनके बारे में जानना होगा। अब बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि जो हमारे वर्तनी होती है उन्हें लिखने की कितनी इकाइयां बनी हुई हैं, कितने प्रकार से हम उन्हें शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान कर सकते हैं कि ये वर्तनी हमने शुद्ध लिखी है या अशुद्ध लिखी है। तो आपको आंसर देना होगा कि वर्तनी का ज्ञान हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। सिर्फ 4 ही इकाई ऐसी हैं जिनसे हम वर्तनी का शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान कर सकते हैं, अन्यथा और हम किसी भी तरह से पता उनका नहीं लगा सकते। तो वो 4 इकाई कौन सी हैं बेटा, ये भी आप याद रख लेंगे, लिखेंगे। शब्द संरचना की 4 इकाई हैं। शब्द संरचना की 4 इकाई हैं। शब्द संरचना की 4 इकाई हैं। अब वो 4 इकाई हैं कौन कौन सी बच्चों? नंबर 1 मेरे प्यारे बच्चे आपकी होती है उपसर्ग से, उपसर्ग के आधार पर। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी शब्द के पहले शब्दांश जुड़ता है, उपसर्ग के आधार पर हम शब्द लिख सकते हैं, उपसर्ग के आधार पर। ठीक है। दूसरी होती है मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यय के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर। तीसरी होती है बेटा संधि के आधार पर। हम शब्द को जब लिखते हैं ना तो संधि के आधार पर हम जांचते हैं, संधि के आधार पर। और चौथा प्रकार प्यारे बच्चे होता है समास के आधार पर। चार प्रकार से हम किसी शब्द को जांच सकते हैं। अब वो कैसे कैसे करते हैं? सर इसको क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं मतलब मनोज क्या करते हैं, ये समझ में नहीं आया। इनके आधार पर हम किसी शब्द को लिखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, एक मैंने आपके सामने शब्द लिखा, जैसे एक शब्द लिखा बेटा हार, और मैंने आपसे कहा कि इसको प्रहार शब्द लिखिए। प्रहार क्या होता है? किसी पर वार करना। कहते हैं सर उसने मेरे ऊपर प्रहार कर दिया, मैं तो चुपचाप खड़ा था। तो बेटा आप इसके आगे प्रे लगाएंगे और प्रहार एक शब्द हो जाएगा, जिससे हम जांच सकते हैं कि हार तो इसमें मूल शब्द था और प्रे इसमें उपसर्ग लगा, है ना। तो उपसर्ग लग करके ये शब्द हमारा प्रहार बन गया। ऐसे ही प्यारे बच्चों मैंने कहा उपहार, तो उपहार, तो हार मूल शब्द था, उप इसमें क्या लग गया? प्रत्यय लग गया था। पहले जो शब्दांश जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं, है ना। तो ये उपसर्ग है बच्चों, याद रखना, ठीक है। इसी प्रकार मैंने एक शब्द लिखा मेरे बच्चों, जैसे एक शब्द लिया मैंने इतिहास, इतिहास, और इसमें पीछे मैंने एक प्रत्यय जोड़ दिया, एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो हमारा जो मूल शब्द बना था, तो मेरे बच्चों जिस शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है, यदि ई है ना यहां पर, तो इसमें परिवर्तन हो जाता है। क्या बन जाता है? ई का आई बन जाता है। तो बेटा हमारा मूल शब्द बन जाएगा इसके आधार पर ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक शब्द हम जब लिखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि भैया इसमें मूल शब्द तो इतिहास था और एक इसमें प्रत्यय लग करके ऐतिहासिक शब्द बना था। इसी प्रकार बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपका हिमालय, हिमालय शब्द लिखा। अब तुम ये कहोगे भैया हम कैसे जांच करें इसकी कि ये सही लिखा हुआ है? तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भाई इसकी हम संधि कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हिम धन आल्य, जो हिम का घर है, हिम माने होता है बर्फ, आल्य माने होता है स्थान। जो हिम का घर है, बर्फ का स्थान है, वो हिमालय है। तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, इसमें से बेटा क्या बाहर आ गया? हमारे को क्या मिल गया? ए। इसमें से हमें ए वर्ण बाहर मिल गया, ए, और इसका बेटा आ मिल गया।
ए और आ को हमने जोड़ा तो हमें पता लगा कि दोनों के मेल से आ की आवाज बनती है। क्या जहां पर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं वहां पर आ की आवाज है? तो हमें देखा कि आ की आवाज तो है, तो हिमालय इसका मतलब ये शब्द भी हमारा सही है। आरती यादव बेटा ऐतिहासिक नहीं ऐतिहासिक लिखो। फिर हम आए समास के पास। हमने बोला राजपुत्र। राजपुत्र, तुम कहोगे यार ये राजपुत्र कैसे सही हो सकता है, ये तो बताओ। तो हम बोले भाई इस शब्द को दो भागों में तोड़ लो, दोनों को तोड़ करके जुड़कर यदि सही यही शब्द बनता है तो आंसर सही होगा, यदि ये नहीं बना तो आंसर हमारा गलत होगा। तो हम कहेंगे राजा का पुत्र। भाई राजा का पुत्र, और जब समास को हम जोड़ते हैं उसका संक्षेप रूप बनाते हैं, उसका छोटा रूप बनाते हैं, तो प्यारे बच्चों ये का जो वर्तनी का जो बेटा कारक की विभक्ति है ना, इसका लोप हो जाता है, गायब हो जाती है। तो मेरे बच्चों राजा पुत्र, राजा का पुत्र को क्या कहा जाता है? राजपुत्र। यार शब्द तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार पुलिस का एग्जाम क्लियर हो गया है, जय श्री राधे, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे। चलो बेटा बहुत बधाई आपको। तो मेरे प्यारे साथी यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आपको सर नया शब्द को क्या बोलेंगे? नया शब्द जो होता है बेटा उसको क्या बोल सकते हैं? नए शब्द को तो नया शब्द ही बोलेंगे, और क्या नया बोल सकते हैं उसे हम? बोलो मनोज, ये आपका जो क्वेश्चन है मेरी समझ में नहीं आया। आपने कहा नया शब्द को क्या बोलेंगे? बेटा नया शब्द जो होता है जिसे हम नई आवाज दे रहे हैं वो नई वर्तनी है, नया रूप दे दिया हमने, नया कोई शब्द निकाल लिया। और नया शब्द कहां से लाएंगे भाई? नया तो कोई शब्द बनता नहीं है, सब पुराने शब्द होते हैं, है ना। कोई नया शब्द यदि आएगा तो वो आपके सामने होगा। तो बच्चों शब्द संरचना की 4 इकाई हमें पता लग जाती हैं। अब प्यारे साथी आगे चलते हैं आगे वाली बात पर। हमें यह अच्छे से पता है बेटा, ज्वाला बैच में समास पढ़ाए नहीं है बेटा, पढ़ाऊंगा अनुराग प्रताप, परेशान ना हो। तो बच्चों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि भाई हमारे शब्द में या तो स्वर की अशुद्धियां होती हैं, है ना। तो नंबर 1 मैं लिखते क्रम से लेकर चल रहा हूं। अब फिर पहले आपको एक बात और बता दूं बच्चों, देखो यदि आपको मान लीजिए क वर्ण है, ये क और फे, ये 2 ध्वनि होती हैं। यदि आपको इन्हें आधा करना हो तो आप कैसे करेंगे? याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, यदि इनको आधा करना होता है तो बेटा इनकी जो ये पूंछ है ना, ये जो नीचे की तरफ आ रही है ये वाली, ये इसको हटा देते हैं। इसको हटाने से ही मेरे बच्चे क्या बन जाता है? ये आधा हो जाता है। और हलंत लगाकर भी आधा करते हैं। यदि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि क को आधा कर दो तो आप बेटा इसके नीचे हलंत लगा देंगे, क आधा वर्ण है। और यदि इसके नीचे से आपने हलंत हटा दिया, बताओ जैसे मान लीजिए मैंने कहा हलंत लगा दो, तो बेटा इसके अंदर आप ए जोड़कर ही हलंत हटा सकते हैं। यदि आपने ए ना जोड़ा ना तो इसके नीचे से दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हलंत हटा दे। हलंत जो होता है वो किसी भी वर्ण को आधा कर देता है। तो इस प्रकार से भी हम आधा कर देते हैं। और बच्चों जब हम इसकी पूंछ हटा देंगे वर्तनी की दृष्टि से तब भी ये वर्ण आधा हो जाएगा। जैसे इससे मैं आपको एक शब्द बनाता हूं। मैंने बोला कि बेटा कलेश लिखकर दिखाओ, तो आपको पता लग गया भाई कलेश में क आधा बनेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों कलेश में क आधा आता है, और यदि ये पूरा बनेगा तो ये शब्द सही नहीं बैठेगा, ये शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसलिए इसकी जो नीचे को जो पूंछ आ रही है ना ये वाली, इसको हम हटा देते हैं। इसी प्रकार बेटा फे का मामला है। फे को भी क्या करते हैं हम लोग? यदि हम फे को आधा करना चाहते हैं तो हमें फे को भी ऐसे ही लिखना होगा। इसकी भी जो नीचे को ये वाली जो बेटा पूंछ आई है ना, इसको हटा देना होता है। इसी प्रकार हम इससे संबंधित शब्द लिखते हैं दफ्तर, दफ्तर, ऐसे। याद रखना इनकी पूंछ हटाकर ही इन दोनों वर्णों को आधा किया जाता है। अब तुमसे मैं कहने लगूं, जैसे तुम मुझसे कहने लगो भैया ख को आधा करना, ख को, तो ख को आधा करने के लिए हमें क्या करना होगा? जो खड़ी पाई है ना, जो खड़ी पाई है बेटा, नए वर्ण का नाम अभी ऐसे कुछ नहीं मिला है। जो आप नया शब्द बोल रहे हैं वो वाला, वो नया वर्ण है, उसका भी कोई नाम नहीं दिया है हिंदी निदेशालय के द्वारा, है ना। हाँ, तो बच्चों इस वर्ण को भी आधा हम कैसे करेंगे? ऐसे, ऐसे करेंगे, इस प्रकार। इसमें से इस खड़ी पाई जो है ना, ये पीछे जो खड़ी पाई है इसको हटा देंगे, तभी ये वर्ण आधा होगा। और इससे एक नया शब्द बना देंगे खयाती।
कहते हैं ना ख्याति, मतलब तुम्हारी तो प्रसिद्धि हर जगह है यार, ख्याति। इस प्रकार आप ध्यान रखना, ठीक है बेटा। इसकी खड़ी पाई हटाकर आप आधा कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों मैंने आपसे कहा कि गे वर्ण है, ये गे, इसको आधा करना, तो इसकी भी खड़ी पाई हटाकर आप आधा कर सकते हैं। तो हलंत लगाकर करते हैं एक प्रकार से तो आधा, एक प्रकार से बेटा इनकी खड़ी पाई हटा देते हैं तब आधा हो जाते हैं। जैसे मैंने ये वाला बना दिया आधा वर्ण गे, खड़ी पाई हटा दी, इनके पीछे जो लग रही थी ये आधे हो गए। तो बच्चों इसी तरह से आप लोग देख, जैसे एक शब्द मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा लगन, यार बड़ी लगन है इस बच्चे को पढ़ने की, तो बेटा इस प्रकार आप गे को आधा करके लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार आप उसे आधा वर्ण कर देते हैं। ध्यान रहेगी ये बात, अच्छे से ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे साथी इस प्रकार हम आधे वर्ण कर देते हैं, ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है ना। कोई भी शब्द बेटा ख्याति है, ख्याल है, कोई भी शब्द आपके अंदर आता है, आपके दिमाग में आता है, तो आप उसकी पीछे वाली खड़ी पाई हटाकर उसे आधा बना देते हैं। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे साथी आपको कहीं भी यदि आधा वर्ण करना पड़े तो आप इस तरह से ही कर देना, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। चलो अब मैं आपके सामने चलता हूं, कुछ नियम लेकर, एक दो नियम लेते हैं। तो बेटा कुछ शब्दों में हम स्वर गलत प्रयोग करते हैं, जो हमें करना है आ का प्रयोग कर देते हैं ए का प्रयोग, तो वहां पर स्वर संबंधी अशुद्धि हो जाती है। तो मेरे बच्चों मैं लिखूंगा जैसे स्वर संबंधी अशुद्धि, और हम ऐसे ही दो दो चार चार एग्जाम्पल लेते चलेंगे और सारी चीजों को समझते चलेंगे। स्वर संबंधी अशुद्धि, अब जैसे दे आया, इसमें ध जोड़ना है मुझे, तो बेटा अशुद्धि ऐसे लिखना है ना, ठीक है बच्चों, बोलो। या बेटा शुद्धि तो ऐसे लिखते हैं आप लोग। अब कौन सा धी बनाएंगे, तो मेरे बच्चों इसमें जो धी आएगा वो छोटी ई वाला आएगा, ठीक है, अशुद्धि, अशुद्धि। ये चीज आपको याद रखनी है कि बड़ी ई आनी है, छोटी आनी है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो बेटा उसके बाद कोई ना कोई आपको ध्यान रखना है। वर्तनी में तो ये चीज नहीं होती हालांकि, लेकिन जब किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो बड़ी ई वहां लगती है जिसके आगे कोई ना कोई स्त्रीलिंग शब्द आता है, और छोटी ई वहां लगाते हैं जहां पर उससे पहले हम किसी दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके सामने, मैंने कहा नलायक, नलायक, तो क्या ये शब्द सही है? यहां पर क्या होना चाहिए था मेरे बच्चों, आपको ध्यान देना है, नलायक तो शब्द नहीं होता, शब्द तो नालायक होता है जो लायक नहीं होता, है ना। तो मेरे भाई इसको हम क्या कहेंगे, नालायक, नालायक। बेटा विशाल कुमार कै को रिपीट करिए। बेटा विशाल तुम्हें कै संबंधी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा था यदि कै को आधा करना है तो ये जो पूंछ है ना इसकी, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। और यदि किसी शब्द में आपको आधा करके लिखना ऐसे लिखना, और यदि किसी को जनरली कै को आधा करना हो तो कै के नीचे हलंत लगा देते हैं, ऐसे भी आधा होता है। लेकिन जब वह किसी अन्य शब्द से मेल करता है तो प्यारे बच्चों फिर उसको ऐसे नहीं लिखते, फिर उसको ऐसे ही लिखते हैं जैसे ऊपर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा नलायक नहीं उसे नालायक कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों एक शब्द मैंने बोला आधीन, आधीन, तो आपको याद रखना है शब्द आधीन नहीं होता, यहां आ नहीं आता, शब्द होता है अधीन, जो इसका सही रूप होता है वो होता है बेटा अधीन, अधीन। तो इस प्रकार आपको वर्तनी संबंधी त्रुटियां मिलती हैं, ठीक है ना। वर्तनी से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा गौरव, एक या दो आता है। इसी प्रकार बच्चों मैंने एक शब्द लिखा अनाधिकार, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि भाई शब्द अनाधिकार तो नहीं होता बेटा, शब्द आ की आवाज गलत होती है, जबकि शब्द होता है अधीन, सॉरी अनधिकार, अनधिकार, ऐसे अनधिकार। तो बच्चों आ की आवाज गलत है, जबकि सही शब्द होता है अनधिकार,
ऐसे आपको याद रखना है। क्लियर है ना? कर दोगे सब लोग? बताओ बेटा, कोई भी गलती तो नहीं करेगा? हालांकि अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो स्वर संबंधी अशुद्धि आपको ऐसे याद रखनी है। ठीक है मेरे दोस्त? जैसे एक दो शब्द और बताता हूं बच्चों। मैंने कहा प्यारे बच्चे, जैसे एक शब्द मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे नदियां शब्द लिखकर दिखा दो, नदियां। तो आपने ऐसे लिख करके मुझे चौथा एग्जाम्पल दे दिया। मैं बोला यार नदियां शब्द सही कैसे, ये सही लिखा है? तो तुम कहोगे हाँ भैया सही तो लिखा है बिल्कुल। क्योंकि मैंने कहा क्यों लिखा है भाई? क्योंकि भैया नदी ऐसे ही तो लिखा जाता है, यहां और लगा दिया इसके पीछे तो नदियां हो गया। मैं कहूंगा भाई ये तो गलत है, ये तो सही नहीं है। कि क्यों सही नहीं है? भैया आप गलत कह रहे हैं, ऐसे सही क्यों नहीं है? ऐसे ही होता है सही तो। मैंने कहा बच्चे इसलिए सही नहीं है, नियम के अनुसार ये सही नहीं है वर्तनी। तुम कहोगे भैया अब आप ही बता दो हमें कैसे सही लिखना है, हमने तो यही पढ़ा है आज तक। अब कैसे मैं आपको बताऊंगा, वो बात आपको ये इस प्रकार ध्यान देनी है। मैं कहता हूं बेटा, जब किसी शब्द पर बड़ी की मात्रा आ रही हो और हमें उस शब्द का बहुवचन बनाना हो, जैसे यहां पर नदियां, नदी तो एक होती है, नदियां बहुत सारी होती हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे बड़ी वाली ई को छोटी वाली ई में बदल देते हैं। तो तुम कहोगे अच्छा भैया हमने तो पता नहीं था, हम तो आज से पहले ऐसे ही लिखते थे। मैंने बताया बेटा अब ऐसे लिखना। तो तुमने सही वर्तनी लिखना शुरू कर दिया कि आगे से जी हम कभी भी एक शब्द, यदि एक वचन कोई शब्द होगा उस पर बड़ी की मात्रा आ रही होगी तो उसे हम बहुवचन में छोटी के रूप में बदल देंगे। ऐसे ही मैंने कहा चलो अब मुझे तुम लोग दो एग्जाम्पल और बताओ। मैंने कहा बेटा रोटी का मुझे रोटियां बहुत सारा शब्द लिखकर बताओ, रोटी का बहुवचन रूप लिखकर बता दो। मैंने आपसे कहा दवाई का मुझे बहुवचन रूप बता दो कैसे सही लिखा जाता है। और तीसरा चौथा मैंने आपसे कहा कि बेटा मुझे साड़ी का बहुवचन रूप बता दो वर्तनी की दृष्टि से सही लिखकर। तो आप कहे लो अब लिखा, बाएं हाथ का खेल है ये तो हमारा। अब कैसे कि लीजिए रोटी है तो भैया लो मैंने छोटी की मात्रा में बदल दिया रोटियां, बस। मन का बहुत बढ़िया बेटा। अनधिकार में आरती यादव आ की आवाज मत लगा देना, गलत होता है। अनधिकार नहीं होता शब्द अनधिकार, ठीक है? देखो उपसर्ग रूपी यही तो बात पढ़ाई थी मैंने, अन प्लस अधिकार। देखो बेटा एक बच्ची का डाउट है तो इसे मैं क्लियर करता हूं। अन प्लस अधिकार शब्द है। मैंने एक बात समझाई थी, के वाली बात जो बताई थी, कभी कभी हम वर्ण के नीचे हलंत लगा देते हैं, वो आधा ही होता है और जब जुड़ जाता है तो वो खत्म हो जाता है हलंत। तो इस प्रकार जब मैंने ऐसे मेल कर दिया इस ने का, तो मेरे बच्चे आपको पता लग गया, जब मैंने ए का ने से मेल कर दिया तो इसके नीचे से हलंत हट गया और ये जो धिकार जो शब्द पीछे बचा इसको ऐसे के ऐसे ही जोड़ दिया। तो बच्चों शब्द क्या हो गया? अनधिकार हो गया ना। ऐसे याद रखना, इसमें डाउट अब मत करना। अन उपसर्ग है, इसमें उपसर्ग का माध्यम मैंने बताया था ना, किसी शब्द की 4 इकाई होती हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। तो यही तो है, देखो ये उपसर्ग का नियम है। अब तो नहीं करोगी गलती, अब मत करना। चलो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा बहुत सारे मेडिकल स्टोर पर जब आप जाते हैं दवाई लेने के लिए तो आपने बड़ी की मात्रा लगा देखा होगा, जबकि वो गलत होता है। क्यों कहते हैं ना यहां पर सभी प्रकार की अंग्रेजी व हिंदी दवाइयां मिलती हैं। तो दवाइयां, तो मेरे बच्चों दवाइयां ऐसे लिखते हैं, छोटी की मात्रा होती है। साड़ियां इसी प्रकार प्यारे बच्चों, साड़ियां ऐसे लिख देना, साड़ियां। क्लियर? अब गलत मत करना भाई। वेरी गुड। हाँ तो बेटा ये बात समझ में आ गई आपको, अब तो कोई गलत नहीं करेगा भाई, अब मत करना बच्चे गलत, ठीक है भैया? क्योंकि एक बात बताऊं, जब ने के नीचे क्या लगा हुआ था? हलंत लगा हुआ था, और मैं इसका ऐसे मेल कर दूंगा ना तो हलंत हट जाता है और इन दोनों का मेल होकर ये ने ऐसे हो जाता है, ये ए की आवाज ने के अंदर विराजमान हो जाती है, बस। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात, यहां तक की बात भी आपको समझ आ गई, अच्छी बात है। अब बच्चों एक बात मैं आपको और बताता हूं। देखो बेटा कुछ लोग करते हैं कि रुपया रुपया ऐसे लिख दो, तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, रुपया और रुपया, ठीक है, रुपया हो गया तो रुपया,
तो एक बात याद रखना, जहां पर ऊ की मात्रा लंबे समय तक चलती है वहां तो बड़ा ऊ लगाते हैं, और जहां पर एकदम झटके से बोली जाती है वहां पर छोटा ऊ लगाते हैं। तो रुपया थोड़ी है शब्द, शब्द तो रुपया होता है। बोलो, ये रूप लिखोगे, यदि आप रूप लिखते हैं, रूप तो ऐसे लिखेंगे, है ना, है ना बच्चों। यदि मैं आपसे बोलूं कि गुरु लिखकर दिखाओ, गुरु, गुरु ऐसे गुरु लिखेंगे। तो रूप में तो बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, कहते हैं यार उसका रूप कितना अच्छा है ना। और यदि बेटा गुरु लिखेंगे, गुरु, ऊ की मात्रा बहुत झटके से खत्म हो रही है, गुरु हो रही है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो वहां पर जहां पर आपको दिखे कि भाई ऊ की मात्रा ज्यादा लंबे समय तक बोली जा रही है, वहां पर आप बड़े ऊ की मात्रा लगाना। जहां पर आपको लगे कि भाई एकदम झटके से खत्म हो रही है, वहां पर आप छोटे ऊ की मात्रा लगाना। और ऐसे शब्द में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा अभी आगे, अभी तो सिर्फ एक हम समझते चल रहे हैं, ठीक है। बात यहां तक क्लियर हो जाती है। तो मेरे बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। हाँ हाँ, रुपया में बेटा रुपया, 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 छोटे ऊ की मात्रा आ रही है। तो ये बात बताओ स्पष्ट है। तो इस तरह से आपको स्वर संबंधी अशुद्धियां मिलती हैं, है ना। अब बच्चे एक बात और मिलती है, वो भी ध्यान रखिएगा। जैसे आपको अनुस्वार की संबंधी अशुद्धि मिलती है, अनुस्वार संबंधी, अनुस्वार संबंधी अशुद्धि। संबंधी अशुद्धि, अनुस्वार संबंधी अशुद्धि भी बहुत सारी दिखती हैं, उनको भी आप ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना भाई सब लोग, यदि बेटा लघु स्वर होता है तो उस पर तो अनुस्वार लगता है, और यदि दीर्घ स्वर होगा तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर चंद्र बिंदु लगेगा, है ना। ये भी याद रखना। सर फिजिकल से पहले एडमिट कार्ड आ गया सर। सूरज कुमार, अब मैं पढ़ाऊंगी, पहले आपकी बात सुनो बेटा। यदि हाँ बेटा, फिजिकल से पहले एडमिट कार्ड जरूर आएगा यार। सूरज, तुम ऐसी बातें, बच्चों वाली बातें करते हो रोज। भाई फिजिकल यदि उन्हें लेना है तो वो आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे ना, कि कहां आना है आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर। बोलो। तो मेरे बच्चों अनुस्वार संबंधी बात पर आ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे, अनुस्वार कैसे होता है। एक तो बेटा ये वाला होता है, इसकी आवाज तो केवल नाक से आती है, इसकी आवाज तो नाक से बाहर आती है। और बच्चों ये जो चंद्र बिंदु होता है, इसकी आवाज नाक प्लस मुंह दोनों से आती है, नाक प्लस मुंह दोनों से आती है ना, नाक प्लस मुंह दोनों से आती है, ठीक है, याद रखना। अब तुम्हें ध्यान रखना है, इस बात पर भी आ जाइए, ये भी बात समझाता हूं बच्चों। जैसे प्यारे बच्चों आपको लिखना है अंगूर, तो अंगूर पर आप क्या लगाएंगे, अनुस्वार, जिसकी आवाज नाक से निकल रही हो, अंगूर, है ना, ठीक है बेटा। और जैसे मैंने कहा अंक, तो अंक में भी देखो क्या आ रहा है, लघु स्वर है ना, तो लघु स्वर पर अनुस्वार लगाते हैं। ऐसे ही मैंने कहा अंग, क्लियर है। अब आती है चंद्र बिंदु वाली बात। ठीक है, जैसे बेटा अब आई चंद्र बिंदु, तुमने लिखा होगा आंख, तो ये देखो जो बड़ा वाला आ है ये दीर्घ स्वर है ना, बड़ा स्वर है ना, तो बेटा आंख ऐसे, है ना। और बच्चों जैसे चांद लिखते हैं आप लोग, चांद, तो इस पर भी अनुस्वार चंद्र बिंदु आएगा। तुमने लिखा गांधी, गांधी पर भी अनुस्वार आएगा। और बेटा तुमने लिखा चांदनी, चांदनी पर भी अनुस्वार आएगा।
ठीक है, चंद्रबिंदु आएगा, सॉरी। अब तुम्हें एक शब्द और डाउट करता है। एक शब्द क्या डाउट करता है बेटा? यदि सिरोरेखा के ऊपर किसी की मात्रा लिख ली होती है तो वहां चंद्रबिंदु की जगह अनुस्वार लगाते हैं। समझ में आई बात? जैसे एक शब्द लिखा मैंने ईंट, तो मेरे बच्चे स्वर तो दीर्घ है, तो यहां पर चंद्रबिंदु नहीं लगाते, यहां पर एक अनुस्वार लगाते हैं। ईंट, ईंट ऐसे लिखना। बात क्लियर हो गई? तो अनुस्वार वाली बात भी आप स्पष्ट कर देंगे, कोई तो गलत नहीं करेगा, ध्यान रखना बच्चों। अब आती है बेटा जो अनुस्वार संबंधी हो गए, एक हमारे अयोगवा में विसर्ग और होता है, विसर्ग, विसर्ग और होता है बच्चों। ये भी, ये अयोगवाह के अंदर ही आते हैं, क्योंकि अनुस्वार भी अयोगवाह है और ये भी अयोगवाह के अंदर ही आता है, विसर्ग भी। तो भैया आपको याद रखना है, आपने विसर्ग में ध्यान रखा होगा कि जहां भी ओ की मात्रा हो, जैसे एक शब्द होता है हमारा, ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं बेटा। जैसे बताया मैंने, एक शब्द लिखा प्रातः काल, प्रातः काल ऐसे लिखना, क्योंकि ये जो विसर्ग होता है ये है की आवाज देता है, प्रातः, अतः, ध्यान रखना भी, इन्हें आवाज से ही पता लग जाता है, अतः। अंतःपुर, ठीक है, अंतः, अंतःपुर, अंतःकरण, ठीक है। एक शब्द होता है मनोकामना, मनोकामना, मन है कामना लिखते हैं, सही याद रखना, मन है विसर्ग कामना। वर्तनी की दृष्टि से ये वाला सही माने जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना अच्छे से, गलती मत कर देना भाई। विसर्ग बेटा वहां पर प्रयोग होता है। अब तुम्हें एक बात तो ध्यान आ गई होगी कि जहां पर विसर्ग के बाद में के आ रहा हो तो विसर्ग लगेगा, बेटा पे आ रहा हो तो विसर्ग लगेगा। देखो बेटा के आ रहा है दोनों जगह, तो के से पहले विसर्ग लगाते हैं ऐसी जगह, जैसे अंतःपुर, मन है कामना, प्रातः काल, है ना। के और पे आता है यदि विसर्ग से पहले कोई अन्य वो दीर्घ ए या आहू और उसके बाद में के या पे आता है तो विसर्ग ओ या कोई अन्य वर्ण विसर्ग का रूप धारण कर लेता है। तो बेटा ये शब्द आपको लिखने आने चाहिए इस प्रकार, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब बच्चों मुझे आपको एक बात और बतानी है। जहां पर एक तीसरी बात और याद रखेंगे, जिस शब्द में अंत में करण प्रत्यय आता है, हाँ बेटा दुख में करण लगेगा मनीषा, सॉरी विसर्ग लगेगा, दुख आएगा बेटा शिवम, बिल्कुल आएगा, दुख में बिल्कुल आता है दुहुक, है ना, याद रखना। अभी तो बेटा मैं सिर्फ एक नियम बता रहा हूं, खे आएगा, खे से पहले भी विसर्ग ही आएगा। बहुत सारे शब्द लिखने सिखाऊंगा, लिख देंगे यदि किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में करण प्रत्यय आता है, करण प्रत्यय आता है तो करण का मेल बड़ी ई से होता है। अब ये बात तो आपको समझ में नहीं आई होगी, अब ये बात तो आपको समझ में नहीं आई होगी कि यदि किसी शब्द के अंत में कर्ण प्रत्यय आता है तो कर्ण का मेल बड़ी ई से होता है। अब इसके ऊपर सर जी अनुस्वार अनुनासिक स्वरों पर ही लगते हैं, बिल्कुल आरती यादव बेटा स्वरों पर ही लगते हैं, है ना, स्वर से पहले और स्वर के बाद और विसर्ग और वर्ण के व्यंजन वर्ण के पहले ये प्रयोग होते हैं, ठीक है।
अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, जैसे बड़ी वाली ई पहले आएगी और करण उससे मेल करेगा, कोई भी शब्द होगा तो। जैसे अब आपको दो चार शब्द मैं देता हूं, वो ध्यान रखिए। मैंने लिखा बेटा, बहुत बार पूछा गया शब्द है ये, शुद्धिकरण। तुमने अशुद्धि में तो धैप से पीछे चढ़ाई थी मात्रा, लेकिन शुद्धिकरण शब्द आए तो करण प्रत्यय आ रहा है ना, तो उससे पहले बड़ी ई आनी चाहिए। यही बात मैंने इसमें स्पष्ट करी है। ठीक है, नंबर एक शुद्धिकरण। नंबर दो मेरे बच्चों मैंने लिखा वृद्धिकरण, और दो अपवाद भी हैं इसमें, अपवाद भी बताऊंगा प्यारे बच्चे। प्रस्तुतीकरण है ना, मानवी चौथा तीसरा होगा ये शब्द, चौथा लिखेंगे बेटा मानवीकरण। मानवीकरण, ठीक है, मानवीकरण। बोलो क्लियर है ना। अब इसमें अपवाद कौन से हैं, दो, उन अपवादों को ज्यादा ध्यान रखना। अपवाद भी तो हैं दो, वो भी तो आपको ध्यान रखने हैं। दो अपवाद हैं, एक तो अधिकरण और एक बेटा प्राधिकरण। ये दोनों नियम के विपरीत हैं, ये दोनों शब्द, ये अपवाद में ध्यान रखना। ठीक है, शुद्धिकरण, वृद्धिकरण, प्रस्तुतिकरण, मानवीकरण, ठीक है ना। और कोई भी शब्द आपके दिमाग में आता है करण संबंधी जिसमें पीछे करण आ रहा हो, उसे मेरे प्यारे साथी आप लोगों को इस प्रकार ही डिफाइन करना है। बोलो भैया, बोलो। अधिकरण और बेटा ये, हाँ समीकरण आएगा, समीकरण भी आप ऐसे ही लिखेंगे, समीकरण। ठीक है, समीकरण है ना। सर जी अधिकरण में तो ई की मात्रा आती है बेटा, अधिकरण में ई की मात्रा आती है लेकिन छोटी वाली आती है, बड़ी नहीं आती। ये जभी तो मैंने दोनों अपवाद में लिखवाए हैं। ऐसे ही मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, नंबर नेक्स्ट संतुष्टिकरण। संतुष्टिकरण, ठीक है, याद रखना ये दो शब्द मैंने तभी आपको अपवाद में लिखवाए, ये नियम के अकॉर्डिंग नहीं, नियम के विपरीत हैं। व्याधिकरण, कोई भी शब्द आपके दिमाग में आएगा तो बेटा करण से पहले बड़ी ई लगाना, बस इसको आप अपवाद में याद रखना। ठीक है भैया। औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण, ठीक है भाई। तो इन दोनों शब्दों को कैसा ही लिखा जाएगा, हाँ बेटा सिर्फ इन दोनों को, ये दोनों अपवाद हैं, इन दोनों में बड़ी ई नहीं आती करण से मेल करते समय, अन्यथा सभी शब्दों में आएगी। और ये शब्द ये मान लीजिए, ये शब्द बहुत बार पूछा गया है बेटा, बहुत बार, है ना। तुमने कहा वाष्पीकरण, ठीक है बेटा,
तो मेरे प्यारे बच्चों ये शब्द आपको इस तरह ध्यान रखने हैं बस, इन दोनों को मत लिखना, अन्यथा कोई भी शब्द आपको इस पृथ्वीलोक पर मिले उस शब्द को आप करण यदि आपके पीछे कहीं भी आपको नजर आ रहा हो तो बड़ी ई ही बनाना, बस ध्यान रखना इस बात को। और कोई आपका शब्द गलत कर देना तो उसको कह देना भाई गलत तो दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। आधुनिकीकरण, कोई भी शब्द आपकी नजर में आए, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, ठीक है बच्चों। कोई भी आपका शब्द यदि गलत कर दे तो उससे कह देना शब्द गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस इनको ध्यान रखना दोनों को। और बताओ बच्चों, किसी के मन में कोई बात किसी भी प्रकार की? हाँ, तो प्यारे साथी आज की क्लास को मैं यहीं, वशीकरण कहते ना, उसने सर उस पर वशीकरण कर दिया। कोई भी शब्द आपके दिमाग में आ जाए यार वशीकरण, कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए। ऐसा क्यों होता है रॉकी? इसलिए ये होता है क्योंकि नियम है कि बेटा करण प्रत्यय जब आता है तो वो बड़ी ई से ही मेल करता है और वही शब्द सही होता है हमारी देवनागरी लिपि के अनुसार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे जो हमारे हिंदी विद्वान हैं उनका यही मानना था कि करण प्रत्यय तभी अपनी जगह कामयाब होता है और करण प्रत्यय कार्य करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि वहां बड़ी ई आनी अनिवार्य है। यदि बड़ी ई नहीं आती है तो वह शब्द देवनागरी लिपि का। सर आपने तत्सम में ओशा को उपाध्याय बताया। बेटा मनीष यादव जी, उन पंडित जी को कह देना कि नीरज शर्मा जी भी पंडित जी हैं और वो हो सकता है आपसे बड़े पंडित जी हो अपने आप में, है ना, कि पंडित जी आप गलत मत बताइएगा, है ना। उपाध्याय बोला जाता है तो बेटा बोला जाता है, उनको समझाओ इस बात को कि पंडित जी तुक्के मत मारो। एक बार एक पंडित जी कथा करने आ गए थे, मैंने उनसे पूछ लिया पंडित जी आज तिथि क्या है ये बताइए, आप पंडित हैं तो आप कर्म पंडित हैं या बेटा धर्म पंडित है? तो उन्होंने क्या कहा, वो चौंक गए एक बार और वो देखने लगे फोन खोलकर। फिर अरे फोन में क्यों देख रहे हो भाई पंडित जी, तुम्हारा कर्म है ये पंडित का काम करने का, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को पूरा ज्ञान होना चाहिए। तो बेटा पंडित जी अब तुक्कावारी करते हैं, मैं भी पंडित ही हूं, है ना, तो मैं ये नहीं कह रहा मैं पंडित की बुराई कर रहा हूं, लेकिन जो मैं असल बात है जो सच बात है वो बोलना चाहता हूं। अब पंडितों ने सिर्फ पेशा बना लिया है और अन्यथा उन्हें जो अंदर की जो जानकारी होती है शास्त्रों की वो नहीं रही है, ठीक है। तो मेरे साथी बता देना उनको, यादव जी जाकर के, कि पंडित जी नीरज पंडित जी ने हमसे यही कहा है कि आपने ये बात गलत बोली है ना। केंद्रीकरण बेटा गलत लिख दिया पूजा भारती। केंद्रीकरण प्यारी बच्ची ऐसे ही लिखना वरना गलती आप करेंगे। केंद्रीकरण ऐसे ही लिखना बच्ची, ठीक है बेटा। तो चलो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, लव यू प्यारे बच्चों, टाटा बाय बाय, टेक केयर।